हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है श्वसन। ऐसे अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो आपको जैव प्रकरण के अंदर ही ये टॉपिक को दे दिया गया है, लेकिन आप किसी और पब्लिकेशन के बुक को पढ़ते हैं तो आपको ये श्वसन एक चैप्टर के रूप में मिलेगा। जिस इस चैप्टर में ये क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले हम लोग श्वसन के बारे में जान लेंगे अच्छे से कि श्वसन में होता क्या है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ देना। जनरली हम लोग ये समझ लेते हैं कि सांस लेना और छोड़ देना ही श्वसन कहला लेता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है, वो सब क्रिया मिलके श्वसन कहलाता है। तो देखिए पढ़ना क्या है, पहले हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, फिर अंदर कैसा श्वसन होता है, फिर मानव में, फिर पादप में, इन सब को श्वसन के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो श्वसन का डिफिनेशन क्या होगा वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा निकलता है। ऑक्सीजन हम लोग लिए, हमारे शरीर का अंदर गया, ग्लूकोज को तोड़ा, हमको ऊर्जा मिला एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में हमको ऊर्जा मिला और वहां से CO2 बाहर निकला। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। अब देखिए इसका, जैसे देखिए ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम के द्वारा टूट के हमारे शरीर के अंदर O2 CO2 और ऊर्जा बना कि नहीं, ऊर्जा बन गया, उष्मा के रूप में भी उष्मा भी निकलता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जो आपको मैंने केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में पढ़ाया है, ऑक्सीकरण। अब देखिए आदमी जब मर जाता है तो क्या उसके शरीर में सांस चलता है? नहीं चलता है। तो नहीं चलेगा तो उष्मा निकलेगा? श्वसन का काम होगा ही नहीं तो उष्मा तो निकलेगा ही नहीं, तो उष्मा नहीं निकलता है। यही लिए मरा हुआ आदमी जो होता है, मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर श्वसन की क्रिया नहीं होती है। अब यहां से आते हैं जो आपके, अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं श्वसन में कि श्वसन जो है पूरी दो तरीकों से संपन्न होती है। एक पहला तरीका कहलाता है श्वासोच्छ्वास, दूसरा तरीका जो कहलाता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का टूटना कहाँ होता है? कोशिका में होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन में भी दो टाइप का है, इसका भी दो टाइप है, इसका भी दो टाइप है, अवायवीय और वायवीय। इसको थोड़ा देर हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग अपने अंदर श्वसन पढ़ेंगे। अवायवीय और वायवीय समझिए। अवायवीय वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन वहां जरूरत नहीं होता है। बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन हो गया उसको अनॉक्सी कहिए या अवायवीय कहिए। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उससे श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। अब हम लोग इसके बीच को अंतर देख लेते हैं। इसके और इसके बीच अंतर बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसके ऑक्सी या अनॉक्सी के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो अब हम लोग दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। देखिए अंतर जब भी पूछेगा तो क्या करना है, आपको कॉपी को पेज को ऐसे मोड़ देना है और सबसे पहले आधा आधा बराबर भाग में क्या करना है, बांट देना है। एक तरफ हमने लिख दिया है अवायवीय, एक तरफ लिख दिया है वायवीय। अवायवीय में हमने लिखा है कि यह O2 की अनुपस्थिति में होता है, वायवीय में लिखा है कि O2 की उपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए अवायवीय में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, मतलब यह पूरी तरीके से नहीं टूटता है। इसका जो है, इसमें जो है ग्लूकोज का पूरा विखंडन हो जाता है पूर्ण रूप से, इसीलिए लिख दिया पायरुवेट का विखंडन। अब आता है कि एक ग्लूकोज जब टूटता है तो दो पायरुवेट का क्या करता है,
निर्माण करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि इसी के फॉर्म में हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। देखिए एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 2 पायरुवेट का निर्माण होता है, इसमें 4 एटीपी बना हुआ होता है। कितना? 4 एटीपी बना हुआ होता है। तो 2 एटीपी खर्चा कर लेता है। कितना? 2 एटीपी खर्चा कर लेता है एक ग्लूकोज बनाने में, जिसमें 2 पायरुवेट बना। इसके पास कै गो एटीपी बच गया? 2 गो एटीपी। इस दोनों एटीपी का हम लोग को बाद में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह जो अवायवीय श्वसन जो होती है कोशिका द्रव में होती है, यह जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला एक और बात कि अवायवीय श्वसन का जो काम होता है कोशिका द्रव में बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वायवीय श्वसन का काम पहले कोशिका द्रव में होता है, उसके बाद यही जो यहाँ पे बच गया था ना 2 एटीपी, यही लेकर के आगे का काम माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म होता है। अगला कि अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, वायवीय को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है। ये देखिए ये जो है बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा, काहे कि ऑक्सीजन की इसमें अनुपस्थिति है। लेकिन वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वायवीय श्वसन में इसलिए ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्लूकोज का सही ढंग से विखंडन नहीं हुआ है, तो सही ढंग से विखंडन नहीं हुआ तो बनता है पायरुवेट बनेगा, एथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, ये सब बन के रह जाता है। लेकिन वायवीय श्वसन क्या है, पूरा तरीके से पूर्ण विखंडन हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हुआ है। क्या हुआ है? पूर्ण विखंडन हुआ है। तो क्या बना है? CO2 बना है, H2O बना है और ऊर्जा बना है। तो कौन सा? वायवीय श्वसन में ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आखिर ग्लूकोज का विखंडन कैसे हुआ है। ये तो हो गया अवायवीय श्वसन वायवीय में अंतर। ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा? जब ऑक्सीजन खूब रहेगा तब, जब ऑक्सीजन थोड़ा सा देंगे तब, जब ऑक्सीजन देवे नहीं करेंगे तब ग्लूकोज कैसे टूटेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए आप कहिएगा कि इसको तो आप छोड़िए दिए, तो यहाँ पर जो 2 को हमको एटीपी मिला था, अब चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसको यहाँ पर लेके चलते हैं। जो क्रिया यहाँ तक कोशिका में हो गया था, अब आगे जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो 2 गो पायरुवेट है, देखिए तो 2 गो पायरुवेट, एक गो पायरुवेट से 18 एटीपी ऊर्जा निकलता है, तो 2 गो पायरुवेट से कितना निकलेगा? 36 एटीपी ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 गो एटीपी हम लोग को एडवांस में मिल गया है। कैसे? तो यहाँ 4 गो बना था, इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। 4 गो एटीपी बना है, वो 4 गो एटीपी में से 2 गो यहाँ आ जाएगा। 2 गो तो पहले ही खर्चा हो गया है, 38 एटीपी। तो यही जो प्रोसेस होता है, हमको 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है, जो ग्लूकोज बनाने के लिए जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि हमको श्वसन में अवायवीय वायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा मिलता है। अब हम लोग चलते हैं कि ग्लूकोज को कैसे तोड़ेंगे। तो अब हम जान जाते हैं कि जो हमारे शरीर में खाना वाना खाने से ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज अब कैसे टूटेगा। तो देखिए ग्लूकोज जो बना वो चला जाएगा अब कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में यानी कि ये जो कोशिका है, इसी में ना कोशिका द्रव होता है, ये कोशिका द्रव होता है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो कोशिका द्रव में चला गया। कोशिका द्रव में अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि वहां पे क्या बना, तो पायरुवेट प्लस एटीपी बना। कै गो पायरुवेट बना था? 2 गो पायरुवेट बना था और 2 गो एटीपी यहां से एक्स्ट्रा बच गया था। अब ध्यान दीजिए इसके आगे क्या होता है। अगर ऑक्सीजन थोड़ा भी मात्रा में नहीं है तो O2 की अनुपस्थिति में क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर ऑक्सीजन तनिको नहीं है तो एथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। कहाँ पे? ईस्ट में। ईस्ट में यह बनने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, या हिंदी में इसी विधि को किण्वन कहते हैं। आगे आते हैं। अगर पायरुवेट प्लस एटीपी अगर ऑक्सीजन उसको मिल जा रहा है तब क्या बनेगा? तो वही बनेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनेगा।
क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगा। कब? जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा तब। लेकिन एक और बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक बार आपका ऑक्सीजन नहीं मिला, एक बार का ऑक्सीजन भर के मिला है। ये भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ऑक्सीजन अगर कम मिलेगा तो क्या होगा? पेशी कोशिकाओं में, मतलब जो हमारा मांसपेशियां सब है ना, अरे गुद्दा मांस जिसको आप कहते हैं, ओई में क्या जमने लगेगा? लैक्टिक अम्ल जमेगा। लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। और लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा तो हमको दर्द होने लगता है। तब आप कहते ओ, ज्यादा दौड़ने के चक्कर में क्या होता है, एक पहला दिन जैसे आप दौड़ने जाइए तो क्या होगा? लैक्टिक अम्ल जम जाएगा। कोई इस मान लीजिए ये मेरा हाथ है वो, यही हाथ से 25 किलो के दिन भर में 5 घंटा ऐसे ऐसे करते रहिए, पता चलेगा कल बेला आपको इसमें इतना ना लैक्टिक अम्ल जम गया कि आपको हाथ कल से उठा ही नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जितना ऑक्सीजन का जरूरत था उतना ऑक्सीजन नहीं मिला है, वही वजह से क्या हुआ है? लैक्टिक अम्ल जम गया है। और लैक्टिक अम्ल जमने या बन गया है, वही बनने के बाद अब क्या हुआ है? हमारे पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगा है, मांसपेशियों में यानी कि मांस में दर्द होने लगा है। इसी को कहते हैं क्रैम्प होना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो धावक होते हैं, मतलब तेज दौड़ने वाले, उनके पैरों में क्रैम्प क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब वो दौड़ते हैं तो उस समय उसके शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव, पेशी कोशिकाओं को जहां मांसपेशी होता है उसको ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और लैक्टिक अम्ल जम जाता है। क्योंकि हमें पता है या आप भी जानते हैं कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है और ब्लड की जरूरत है तो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज का क्या किए? टूटना देख लिए। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं कि पढ़ना है। अब आता है हमारा पौधे में श्वसन। पौधे में श्वसन, दूसरा है जंतु में श्वसन, और तीसरा पढ़ना है हम लोग को मानव में श्वसन। इसी मानव में श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ जंतुओं के श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग के अंदर सांस जाता है, फेफड़ा के किस भाग में जाता है, कौन से भाग इंपॉर्टेंट है, फिर वहां से कहाँ जाता है, उसके बाद ये अंदर का सिस्टम होता है। ठीक है, तो फिर आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। पौधे में श्वसन जस्ट इसके बाद वाला तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, 4 वीडियो में बिल्कुल इसका कहानी खत्म हो जाएगा। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं पौधों में श्वसन। तो आप लोग समझ रहे होइएगा कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, या पौधे जो होते हैं श्वसन सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्तियों से ही करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पौधे जो है, मैं आपको बता दूं कि अपने सभी भागों से श्वसन कर सकते हैं, सभी भागों से श्वसन कर सकते हैं। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो है शरीर की सतह द्वारा विसरण प्रोसेस से होती है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, देखिए रंध्र, पत्ती में जो रंध्र होता है उससे अपना श्वास ले लिया। पुराना कोई वृक्ष है तो उसका जो तना होता है, हमें देखे होइएगा तैका तैका, जैसे ये है वृक्ष मान लेते, तो यहाँ पे इसका तना ऐसे ऐसे रखता लगा रहता है कि नहीं, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर चमड़ा कह सकते हैं। उस चमड़े में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें भी वात रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमाटा, और उसी छोटे छोटे छिद्र से क्या करता है? अपना श्वास ले लेता है। अब बात आता है जड़ से। तो जड़ से क्या होता है? वो ऑक्सीजन श्वास में ले लेता है। क्या ले लेता है? ऑक्सीजन श्वास में ले लेता है। तो हुआ कि नहीं कि सब पौधे जो श्वसन करता है अपने सभी भागों से श्वसन कर लेता है। उसके बाद जड़ से भी हो गया। जलीय पौधा भी जल से क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को आराम से ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जो पेड़ पौधा होता है, दिन में जो श्वसन से निकला हुआ उसका CO2 होता है, उसी प्रोसेस से प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में संश्लेषण अपना खाना क्या करता है? वो बना लेता है। लेकिन रात में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस तो होता नहीं होता है। इसी वजह से क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस, तो दिन में क्या हुआ? दिन में जो CO2 से निकलता है वही CO2 से बना लिया, लेकिन रात में क्या करेगा? ऑक्सीजन लेने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। अब बताइए, ऑक्सीजन ऊ लेगा कि आपको देगा? ऑक्सीजन ऊ लेगा कि आपको देगा, क्योंकि रात में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो आप वहां पे कोशिश करिए कि रात में पेड़ पौधों के पास नहीं सोने जाए। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि पौधे में श्वसन किस तरीका से होता है। पौधे में और जंतु में जो है श्वसन जो है अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे पौधा जो है देखिए, कभी पत्ती से ले लेता है, कभी तना से ले लिया, कभी जड़ से श्वास ले लिया, लेकिन जंतु में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद पत्ती में जो है श्वास कहीं से भी लिया जा सकता है, और जो पूरे शरीर में इसका बट भी नहीं रहा है कि टहनी से ले लिया तो टहनी पर, जड़ से ले लिया, पत्ती से ले लिया। लेकिन जंतु में जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो एक ही रास्ता होता है, और उसी को रास्ता से क्या होता है, पूरा बॉडी में उसको फैलना होता है। तो ये दो तरीका हो गया। उसके बाद जंतुओं की तरह जंतु की तरह पौधा में श्वसन का परिवहन नहीं होता है। तो आप पौधों में श्वसन बिल्कुल पूरे अच्छे तरीकों से समझ गए होइएगा। पौधे में जो श्वसन होती है वो जंतु की अपेक्षा धीमी होती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, जंतु में श्वसन। उसके श्वसन अंग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कौन चीज किस चीज से श्वास लेता है। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने अंदर श्वास हम लोग कैसे लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।